बढ़ने से 600 रुपए का फायदा तो हो गया, और लागत बढ़ गई 2500 रुपए, 3000 रुपए तक भी। जो ये आंकड़े दे रहे हैं, क्या ये आंकड़े सही है? ये अभी उनका दावा है, इस दावे में कितना दम है देवेंद्र शर्मा? देखिए संदीप जी, पहली बात तो ये है कि जो आज आपने इश्यू उठाया है वो वाकई ही बहुत बड़ा सवाल है। और शुरुआत में हमने सुना केसी त्यागी जी को, और उन्होंने अपना जो दर्द एक्सप्रेस किया है और उसके माध्यम से उन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं, मैं उनके साथ पूरा सहमत हूं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ देश में जब भी किसान, जैसे आपने कहा कि लहलहाती फसल जो है उसको देखकर उसकी भी अपेक्षा होती है, उसकी भी आशा होती है कि उसको एक राइटफुल प्राइस उसके लिए मिले। लेकिन हमने देखा है कि हर साल किसान जो है वो रिकॉर्ड पैदावार करता आ रहा है। कोई भी कृषि मंत्री है वो इस बात पे फख्र महसूस करते हैं जब वो अनाउंसमेंट करते हैं कि इस साल रिकॉर्ड पैदावार हुई है। लेकिन क्या उस रिकॉर्ड को कभी हमने ये इस बात में सोचा है कि किसान की इनकम में क्या रिकॉर्ड हो पाया है? ये क्या कारण है कि जब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, इनकम कम होती जाती है? और ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम समझने की अगर प्रयास करें, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में 2015 और 2020 के बीच में जो डाटा आया है, उसमें किसान को 1400 रुपए का नुकसान हो गया है। और ये जबकि इनकम बढ़नी चाहिए, उसकी इनकम कम हो गई है। एक और न्यूज़पेपर रिपोर्ट बताती है कि 4 बड़े राज्यों में जहां पर की एग्रीकल्चर की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, वहां पर भी इनकम जो है पिछले 5 सालों में वो गिरी है, वो कम हुई है बढ़ने की बजाय। ये डाटा हमारे पास उपलब्ध है, हम इसको किसी भी रूप में पेश करें। और ये वो साल है, एक सेकंड के लिए रोकूंगा देवेंद्र शर्मा, और ये वो साल है, साल 2022 है। 2016 में ये वादा किया गया था कि किसानों की आय 2022 इस साल दोगुनी कर दी जाएगी। प्लीज जारी रखिए देवेंद्र शर्मा। आपने ये नोट किया होगा कि हम पिछले 4-5 साल में तो सुनते रहे, हर महीने कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, डबलिंग फार्मर्स इनकम, मतलब कम से कम जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका नंबर तो डबल हो गया था, जो डबलिंग फार्मर इनकम की बात करते थे। लेकिन जब 2022 आया तो सडनली जो है डबलिंग फार्मर्स इनकम गायब हो गया नैरेटिव से। आज कोई बात ही नहीं करता है इसकी कि डबलिंग फार्मर्स इनकम होनी चाहिए थी। मैं इसलिए ये बात ला रहा हूं सामने कि क्या कारण है कि किसान जो है वो एक तरह से हर साल जो है वो एक क्राइसिस के अंदर बढ़ता जाता है। वही एक कारण है कि आत्महत्याओं का दौर जो है हमारे देश में खत्म नहीं हो पाया है। लेकिन समझने की बात यह है कि देश के लिए किसान इकोनॉमिक वेल्थ पैदा करता है, और उस वेल्थ के लिए वो भी डिजर्व करता है। जैसा कि कहा जाता है कि वेल्थ क्रिएटर को आप पूजिए, किसान को भी पूजना चाहिए। एंड जब मैं कहता हूं पूजना चाहिए, मतलब मेरा है कि उसको वो उसकी कम से कम जो उसके हक बनता है, जो इनकम का बाय वे ऑफ ए हायर प्राइस, वो उसको मिलना चाहिए। वो नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। फिर ये बोल दिया जाता है कि सब तो हमारे ऐसे देश में फिर से रोक रहा हूं, एक मिनट देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र, मैं माफी चाहता हूं आपको बीच में रोका, पर देखिए यकायक अगर लागत मूल्य, मैंने इसीलिए उदाहरण दिए, ये कंबाइंड हार्वेस्टर का, ये थ्रेशर का, रोटावेटर का, कल्टीवेटर का, ये तो तेल की कीमतें, डीजल की कीमतें जो बढ़ी, तो ये लागत बढ़ गई किसान की फसल काटने की। तो ये भी तो अकाउंट फॉर होने चाहिए ना। एमएसपी तो पहले से डिसाइड हो गया, तो आपका लागत तो बढ़ गई, एमएसपी वही का वही है। फ्यूल में, तेल में अगर डायनामिक प्राइसिंग हो सकती है, कुछ लोगों को यह बात अजीब लगेगी, अगर तेल के खेल में डायनामिक प्राइसिंग हो सकती है, किसान के लिए डायनामिक प्राइसिंग क्यों नहीं, डायनामिक एमएसपी क्यों नहीं? देवेंद्र शर्मा, बहुत बड़ी बात कही है। और जब भी हम ये बात उठाते हैं तो एक तबका है सोसाइटी का, वो खड़ा होता है कि देखिए मार्केट रिफॉर्म्स के साथ हमने ऑयल को या फ्यूल को जोड़ा है, इसलिए वो डायनामिक प्राइसेस ओके। अब मुझे आप ये बताइए, जो डायनामिक प्राइसिंग की आप बात कर रहे हैं, कि जब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि भाई वहां पर जब प्राइसेस बढ़ते हैं तब तो हम ये मान के चल लेते हैं कि भाई डायनामिक प्राइसिंग है तो बढ़ने हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ते हैं, जब खेती के जो कीमतें बढ़ गई, मिलना चाहिए प्रोड्यूस, उसमें क्यों नहीं हम डायनामिक प्राइसिंग करते हैं? जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो प्राइस अभी जो ये प्रोसेस है सीएसीपी का, वो आज के प्राइसेस पे नहीं डिटरमिन हुआ है। आज हमारा मार्केटिंग सीजन शुरू हो गया है, लेकिन ये प्राइसेस तो पिछले साल के जो एवरेज निकाले गए थे देश के है, उसके ऊपर बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो 2015 रुपए जो गेहूं का दाम है, ये गेहूं का दाम तो अक्टूबर में भी था।
ये तो अक्टूबर में भी था जो सरकार ने पेश किया था। तो 2015 अगर उस समय दाम था प्रति क्विंटल, अभी जो पीछे प्राइसेस बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली इसको बढ़ना चाहिए था, सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। और ये कहना कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपने सितंबर 2019 में 1.45 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट को टैक्स कंसेशन दे दिया। किसी ने नहीं कहा कि साहब पैसा नहीं है, और वो हर साल मिलता है। ये हम ना भूलें कि 1.45 लाख करोड़ हर साल मिलता है। और वो टैक्स कंसेशन क्यों दिया गया, जबकि दुनिया के जो जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है, ना तो उससे इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ता है, ना उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। वो बाईबैक स्टॉक्स के बाईबैक करती हैं कंपनियां, लेकिन सरकार ने उस पर गौर नहीं किया। अब ये 1.45 लाख करोड़ तो जुबानी जमा खर्च हो रहा है, आप ये कह रहे हैं किसानों के कल्याण के लिए जुबानी जमा खर्च हो रहा है। अबे दुबे थोड़ा सा रोक रहा हूं।